हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हिस्ट्री यानी इतिहास का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 1000% आपका रियल पेपर होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हम करा दिए, आप लोग जाकर चैनल पर से देख सकते हैं। ठीक है, कक्षा 11 का ये पेपर होने वाला है। आपका विषय को 321 रहने वाला है। हिस्ट्री यानी इतिहास कराने वाला 8 सवालों के लिए। चलिए बिना देरी को ये पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है स्टार्ट है। लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, बेबीलोनिया में झूलते बागों का निर्माण किसने व किसके लिए करवाया था। ठीक है, बेबीलोनिया। ठीक है, चलिए एक इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बेबी लोन के झूलते बागों का निर्माण बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर दसनेस्सर द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। बेबीलोन के झूलते हुए बागों का निर्माण बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने करवाया था। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, मेसापोटामिया शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए मेसापोटामिया शब्द का मतलब है कि नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, यह प्राचीन ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका मेसापोटामिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पोटामिया। मेसो का मतलब होता है, देखिए मेसो का मतलब होता है मध्य या बीच। ठीक, और पोटामिया का मतलब होता है नदी, यानी कि नदी का बीच का भाग। यही 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से ना इसका आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निडरथल मानव के 2 विशेषता बताना है। यानी कि निडरथल लेकिन निडरथल होमो प्रजाति के रूप में यहाँ पर 2 लाख और 2.5 लाख साल पहले पाए गए। ठीक है, निडरथल को आधुनिक मानव के अधिक निकट माना गया है। ठीक है, यूरेशिया में इनके कई जीवाश्म अवशेष पाए गए हैं। जीवाश्म अवशेष में हड्डियों और पत्थरों के औजार के साथ विकसित और पुरातत्व लक्षणों की विशेषता वाली खोपड़ी के अवशेष भी पाए गए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर है, आद्य इतिहास से आप क्या समझते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आद्य इतिहास प्रागैतिहासिक काल और लिखित इतिहास के बीच की अवधि होती है। इस काल में लेखन कला के आने के बाद भी उपलब्ध लेखों को पढ़ा नहीं जा सकता होता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से ना इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन विधि से आप क्या समझते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जो जीवित जीवों से उत्पन्न कार्बन आधारित सामग्रियों के लिए विषय वस्तु आयु अनुमान प्रदान करती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, कुशतुनिया सुनिया के पतन के पूर्ण जागरण को किस तरह सहायता दी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, इस विजय के बाद osमानी साम्राज्य की राजधानी एदिर्न से हटाकर कुस्तुनिया ला दी गई। ठीक है, विजय के पहले और बाद अनेकों यूनानी एवं बुद्धिजीवी कुस्तुनिया को छोड़कर भाग निकले। ठीक है, इसमें से अधिक आकांक्षा इटली जा पहुंचे, जिससे यूरोपीय वासी का पूर्ण जागरण को बहुत बल मिला। यह घटना मध्यकालीन इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक आपको बच्चों लिख लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कोपरनिकस कौन था, इसकी गहन गहनपूर्ण खोज क्या थी कोपरनिकस की। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, निकोलस कोपरनिकस एक पोलिश खगोलीय शास्त्री थे। उन्होंने सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड मॉडल का प्रस्ताव रखा था। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिख कर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सेम टू सेम यहीं आने वाला है एग्जाम में। आगे के पूर्ण जागरण कालीन के 2 मुख्य चित्रकार एवं उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। तो पूर्ण जागरण काल के 2 प्रमुख चित्रकार लियोनार्डो द विंची और माइकल एंजोले थे। यहाँ तक 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा।
9 नंबर है मैकियावेली कौन था, उसकी प्रमुख रचना क्या थी? निकोलो मैकियावेली, ठीक है, 1469 से 1527। मैकियावेली 16वीं सदी के फ्लोरेंटाइन दार्शनिक थे जो मुख्य रूप से अपने राजनीतिक विचारों के लिए जाने जाते थे, ठीक है। उनकी दो प्रमुख सीधी दार्शनिक पुस्तकें द प्रिंस, द डिस्कोर्स ऑन लिविंग उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख लीजिएगा। 10 नंबर, रोम के 4 प्रमुख देवताओं के नाम। तो रोम के 4 प्रमुख देवताओं के नाम देखिए, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, जूनो यानी कि जूनो, ठीक है, मिर्वा यानी कि मिर्वा, और मंगल यानी कि मार्स, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था? तो देखिए, वे एक यादवर समाज से थे, ठीक है, और उन्हें अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न वस्त्रों और संसाधनों का आवश्यकता होती थी, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए 12 नंबर, यायावर जातिया द्वारा स्थापित 2 साम्राज्यों का उल्लेख करें। तो देखिए, मंगोल साम्राज्य और अरब प्रायद्वीप में बहु समुदाय के द्वारा स्थापित की गई इस्लामिक साम्राज्य। यहाँ पर इसका आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे है, फायर कौन थे? तो मध्यकालीन यूरोप में फायर धार्मिक आदेशों के सदस्य थे जो समाज में सेवा और प्रचार का कार्य करते थे। मेठों में नहीं रहने बल्कि समाज में घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसका होमेज प्रथा क्या थी? तो देखिए, जैसा कि उपयुक्त में विवेचना से स्पष्ट है कि समाज में मान्यता प्राप्त पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने की सुविधा दृढ़ जानकारी की प्रथाएं कहलाती है, ठीक है, ये हो जाएगा। 15 नंबर है, हम्मुराबी की विधि संहिता के 2 विशेषता। तो हम्मुराबी की विधि संहिता के 2 प्रमुख विशेषताएं। कानूनी एक लिखित संग्रह है जो विभिन्न प्रकार के अवरोधों और दंडों में शामिल करता है, और आंख के बदले आंख के सिद्धांत पर आधारित न्याय प्रणाली है। चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ से स्टार्ट है। पूर्ण जागरण से आप क्या समझते हैं? आलोचनात्मक विश्लेषण लिखना है। तो देखिए, 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध में हुए पूर्ण जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उदार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए। ये इसका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 11वीं सदी में नगरों के उदय का कारण क्या था? तो देखिए, शिल्प आंसर हो जाएगा। विज्ञान, कला, व्यापार और उत्थान के कारणों में नगर का उदय हुआ, और इन कारणों की वजह से क्षेत्र में कई गाँवों के एक गाँव नगर के रूप में बदल गया। नगरों का उदय का कारण, तो देखिए, शिल्प, कला, विज्ञान, व्यापार से जुड़े लोग एक साथ रहने लगे। सामान की गाड़ियाँ, मेट्रो और वाणिज्य केंद्रों के आसपास नगर विकसित हुए। इसके व्यापार की उन्नति के कारण नगरों का विकास हुआ, ठीक है। इटली के वेनिस और जेनोआ पूर्वी व्यापार के केंद्र बने थे, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर दिया है। मंगोलों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। तो मंगोलों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की खास बातें, मंगोल जीवन के पदानुक्रमित व्यवस्था थी। मंगोल समाज के शासक को खान कहा जाता था। मंगोल समाज के रसोइया या नौरंस को ज़्यादा शक्ति और ज़मीन मिलती थी, ठीक है। इसके बाद आमतौर पर शिकार, पशुपालन में शामिल होते थे। ये आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एथेंस के जनतंत्र का संगठन पर प्रकाश डालना है। तो देखिए, एथेंस के समिति लोकतंत्र में केवल स्वतंत्र वयस्क पुरुष ही मतदान कर सकते थे जो नागरिक थे। जनसंख्या का 10% महिला और बच्चे, दासी, विदेशियों के राजनीतिक निर्णय लेने का भाग लेने से बाहर रखा गया था। महिलाओं पर राजनीतिक अधिकार शक्ति नहीं था, ठीक है। देखिए, यहाँ तक आंसर हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, रिजल्ट पेपर लाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।